बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त एंड हो गया है, सितंबर शुरू हो गया है, तो अगस्त के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। नेशनली और इंटरनेशनली कौन कौन से इवेंट हुए, कमीशन कौन कौन से सवाल यहाँ से पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है SCO समिट के हवाले से। तो SCO समिट जो 2025 की है, ये अभी होने जा रही है 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। इसकी डेट याद रखनी है आपने लाजमी, क्योंकि ये आप कहें कि आज के दौर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। SCO एक बहुत बड़ी हकीकत है जो फ्यूचर में जाके दुनिया को लीड करने वाली है, अभी भी कर रही है, लेकिन फ्यूचर में दुनिया को यही लीड करेगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि इसमें चाइना है, इसमें रशिया है, इसमें बाकी सारे कंट्रीज़ हैं। तो आजकल ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई है? इसलिए कि इसमें जो पुतिन साहब है, व्लादिमीर पुतिन साहब, रशिया के प्रेसिडेंट के खुद पहुँचे हुए हैं। ये चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर शी हैं। तो ये मोदी साहब भी बड़े अरसे के बाद गए हैं, 7 सालों के बाद तकरीबन। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब जो थे अमेरिका की तरफ जा रहे थे, चाइना के ख़िलाफ़ थे। चाइना को जो कंटेनमेंट की पॉलिसी है अमेरिका की, उसका हिस्सा थे और चाइना के ख़िलाफ़ थे, चाइना को घेरने के चक्कर में थे। लेकिन अमेरिका की तरफ से जब लात पड़ी है मोदी साहब को, तो मोदी साहब अब दोबारा चाइना की झोली में जाके गिरे हैं। तो पहुँचे हुए हैं, अब मिनते शिनते कर रहे हैं जी हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें। तो इन बेवकूफ़ों को ये समझ आनी चाहिए कि हमसाये जो होते हैं उनके नहीं बदला जा सकता, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने ज़रूरी होते हैं। तो खैर देर से समझे लेकिन समझ गए। पाकिस्तान तो ऑलरेडी तारीख की सही डायरेक्शन पे खड़ा है। हमारे वैसे चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अमेरिका के साथ अगर हम हैं तो चाइना के ख़िलाफ़ हैं, या चाइना के साथ अगर हम हैं तो हम अमेरिका के ख़िलाफ़। ऐसा कुछ नहीं है, हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचे हुए हैं इस मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। सवाल ये बन सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन गया था? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये पहुंचे हुए हैं। कहाँ पे हो रही है जी? ये चाइना में हो रही है, तियानजिन का इलाका है, तियानजिन का। तो चाइना के अंदर वहाँ पे ये हो रही है 31 अगस्त 2025 से लेकर 1 सितंबर 2025 आज के दिन तक ये चलेगी। ठीक है, तो ये जो है इसमें आप देखें कि ये 25वीं समिट है, 25वीं समिट है। इसका नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। SCO के बारे में मैं एक अलग से लेक्चर दे चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। तो शंघाई 5 जो था, इसका पुराना नाम था, 1996 में ये बनी थी शंघाई 5। बाद में 2001 के अंदर जब उज़्बेकिस्तान इसका हिस्सा बना, तब इसका नाम SCO रखा गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 6 मेंबर हो गए। पाकिस्तान और इंडिया ने 2017 में इसे ज्वाइन किया, 8 हो गए। 9वां मेंबर जो है ईरान है 2023 में, और 10वां जो है हमारे पास वो बेलारूस है 2024 में, बेलारूस जिसे हम कहते हैं। 10 इसके मेंबर हैं, कंट्रीज़ हैं। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 42% जो हिस्सा है वो SCO के पास है। SCO कंट्रीज़ के पास दुनिया की पॉपुलेशन की जो शेयर है वो 42% है। इसी तरह से एरिया की बात करना है, दुनिया का 24%। देखें, इसे 42 को उल्टा करें 24%। 24% जो है दुनिया की जो हमारे पास एरिया है, उसे उसके ऊपर ये SCO मुहित है, उसके ऊपर कंट्रोल है 42% पॉपुलेशन के ऊपर। और 42% ही दुनिया की GDP का है, जो 24% ही दुनिया की जो GDP है उसका शेयर किसके पास है? SCO के पास है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दुनिया को लीड करने वाली आगे चल के। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में ही है। बीजिंग में, शंघाई में नहीं है, चाइना में ज़रूर है, लेकिन बीजिंग में होगा ये। ठीक है, तो ये 5-7 सवाल यहाँ से बन सकते हैं, आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं। तो ये जी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, इनका नाम है जी। तो एक तो नाम आपने याद रखना है, मसूद पेज़ेश्कियान जो है ना जी, ये तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान। आपको बताया गया पिछले दिनों तो जंग चली ईरान की और अमेरिका के दरमियान में, पाकिस्तान ने उसमें अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो एक तो शुक्रिया अदा भी करना था, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्कस हुई। कौन कौन सी हुई जी? बॉर्डर ऑफ पीस इन्होंने दोनों ने डिक्लेयर किया है, दोनों के दरमियान में जो बॉर्डर है उन इशूज़ को हम अमन के साथ जो है ना हल करेंगे और इसे बॉर्डर ऑफ पीस बनाएंगे। ठीक है जी, बहुत सारे जो है ना जी आप देखें कि डेवलपमेंट हुई, ट्रेड के ऊपर, इकनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर जो है ना जी बहुत सारे MOU साइन किए गए। तो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर भी आपने याद रखना है, करंट जो है पिछले तो जो जब जंग चली थी उसमें जो है ना मारे गए थे, अब्बास आरागचाई। अब्बास साहब जो है क्या है जी उनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं।
ठीक हो गया। कब इन्होंने विजिट किया ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। 2 से 3 अगस्त 2025 के दरमियान में जो है इन्होंने विजिट किया है पाकिस्तान का। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान और ईरान आपको पता है दोनों के अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं आपस में, बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है, आगे जी हमारे पास पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आपको पता है कि इसाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं ये, तो ये तशरीफ़ ले गए हैं कहाँ जी, बांग्लादेश। तकरीबन कोई 12 सालों के बाद मेरे ख्याल से ये गए हैं वहाँ। उधर पाकिस्तान से कोई फॉरेन मिनिस्टर आप इस तरह से कह लें। तो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर विजिट सिंस 2012 में जो है ना जी आप देखें कि विज़िट हुआ था, उसके बाद अब गए हैं ये। ठीक है जी। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी पाकिस्तान के मिनिस्टर थे जिन्होंने बांग्लादेश का विजिट किया, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब जो इन्होंने विजिट किया है। अच्छी बात है, दोनों के दरमियान में बहुत सारे मुआहदे हुए हैं, MOU साइन हुए। देखिए ज़रा देखते हैं, डिप्लोमेटिक जो रीसेट है, बूस्ट बायलैटरल कोऑपरेशन, 6 MOU साइन हुए वीज़ा एग्जेम्पशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, मीडिया, एजुकेशन और स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है जी। पॉलिटिकल अगर आउटरीच को देखें तो हम तो मीटिंग विद गवर्नमेंट एंड अपोजिशन लीडर जो थे उनसे मीटिंग हुई है इनकी। और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर सिंस 2012 में आखिरी जो थे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, अब ये गए हैं। आगे जी हमारे पास 500 जो है जी पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप लॉन्च की है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए ओवर 5 ईयर, 5 साल के लिए, प्लस ट्रेनिंग ऑफ 100 सिविल सर्वेंट, 100 जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी ट्रेनिंग और 500 स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप भी पाकिस्तान ने अनाउंस की है। कौन सी डेट की विजिट है? 23 और 24 अगस्त की ये बात है 2025 की। ठीक है, डेट याद ना रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखना है। कौन सी पर्सनैलिटी ने विजिट किया है बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली? यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मीटिंग वाज हेल्ड इन। तो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दोनों की बड़े अरसे के बाद मिले हैं ये दोनों पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो मीटिंग कहाँ हुई है सवाल ये बन सकता है, और कौन सी डेट को हुई है, ये 2 ही सवाल बन सकते हैं। पर्पस क्या था, 3 सवाल आपके मैक्सिमम इस मीटिंग से बनेंगे। नंबर 1, कौन सी डेट को हुई जी? 15 अगस्त को हुई। 15 अगस्त को मीटिंग हुई, कहाँ हुई? अलास्का में हुई। अलास्का का मैप दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, ट्रंप और पुतिन, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट और ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये एजेंडा क्या था? अ स्टेप टुवर्ड पीस इन यूक्रेन। एक ही एजेंडा था, और वो क्या था कि यूक्रेन के अंदर कैसे जंगबंदी की जाए, अमन लाया जाए, ये इनका मकसद था। ठीक है जी। तो इससे जो है ना जी आप यूनाइटेड स्टेट्स समिट भी कहा गया है। ठीक है, आल्सो नोन एज अलास्का समिट 2025 भी से कहा गया, ट्रंप पुतिन समिट, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब देखिए, अब ये जो है ना जी हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास मैप है, आपको मैं ज़रा यहाँ, ये जो आपका कंट्री है ये वाला सारा, ये रशिया है, ये सारा क्या है हमारे पास, ये क्या है जी? रशिया, ये आपको नज़र आ रहा है रशिया। और ये हमारे पास है जी अमेरिका, ये अमेरिका के रियासत अलास्का है, ये है अमेरिका। ये सारा क्या है? अमेरिका। ये कनाडा है, ये कनाडा है इधर, ये है यहाँ से अलास्का जो है जुड़ा हुआ। तो ये अलास्का है आपके सामने, और ये बाकी अमेरिका है। तो पुतिन साहब यहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे हैं? अलास्का पहुंचे हैं। USA का प्रेसिडेंट ट्रंप जो है यहाँ से उठ के अलास्का पहुंचा। अलास्का अमेरिका की रियासत है, अलास्का अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है। तो लेकिन यहाँ है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है यहाँ पे है हमारे पास, न्यूयॉर्क भी और वाशिंगटन DC भी, मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट इधर बैठता है। तो वो भी यहाँ से इधर अलास्का पहुंचा, ये भी अलास्का। देख क्यों इसे जो है ना जी आप देखें कि मीटिंग की प्लेस के तौर पे इसे हेल्ड किया गया। अलास्का कभी रशिया का हिस्सा था, 1867 के अंदर रशिया ने बेच दिया था ये अमेरिका को। तो रशिया को ये लगा कि हमारी ज़मीन थी, कभी पुतिन ने कहा कि हम वहीं जाके मिलेंगे। अमेरिका को इसलिए सूटेबल रहा कि उनका अमेरिका का इस वक्त हिस्सा है, अलास्का सबसे बड़ी रियासत है। तो अलास्का में दोनों की मीटिंग हुई है, और एजेंडा क्या था? 1 पॉइंट एजेंडा था कि यूक्रेन के अंदर हमने कैसे अमन लाना है। ठीक है, जो ये 2-3 सवाल आपके यहाँ से बनते हैं। तो यहीं पे हमारे पास वो इंटरनेशनल डेट लाइन ये नज़र आ रही है आपको, जिससे डेट चेंज होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। यहीं पे बेरिंग सी है, यहीं पे बेरिंग स्ट्रेट है हमारे पास, जुदा करती है अमेरिका को रशिया से, अलास्का को रशिया से। बेरिंग स्ट्रेट भी यहीं पे बनती है, बेरिंग सी यहीं बनेगा हमारे पास। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन यहीं से गुजरी। पैसिफिक ओशन है, ये नीचे सारा पैसिफिक ओशन है, ऊपर हमारे पास जो है ना
हर कैटेगरी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम 2025। दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने पहली जो रोबोटिक गेम है उसे इंट्रोड्यूस करवाया है? तो चाइना ही कर सकता है, ये और कौन कर सकता है? टेक्नोलॉजी की दौड़ में चाइना इस वक्त सबसे आगे है। तो चाइना ने क्या किया है जी, दुनिया की वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। अब रोबोट जो है गेम भी खेलेंगे, ऐसा ऐसा सारे काम ही करेंगे, ऐसा ऐसा सारे काम ही रोबोट करेंगे। गेम खेलने का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिमाग यूज होता है ना कोई भी गेम खेलने में, तो इसमें इंटेलिजेंस को यूज किया गया है। हु इज द करंट किंग ऑफ मलेशिया? मलेशिया का जो करंट किंग है ये वैसे ऐड कर दिया है मैंने, तो इब्राहिम सुल्तान सिकंदर है जी। इब्राहिम सुल्तान सिकंदर साहब हैं, इनके बादशाह हैं और इस तरह से वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और कौन है प्राइम मिनिस्टर? मलेशिया के अनवर इब्राहिम साहब है। ये पाकिस्तान में तशरीफ लाए थे, अनवर इब्राहिम, ये नहीं, अनवर इब्राहिम साहब तशरीफ लाए थे प्राइम मिनिस्टर। कब? 2 अक्टूबर 4 से लेके 4 अक्टूबर 2024 को। ये भी सवाल आपका बन सकता है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे? 2 से 4 अक्टूबर 2024 के दरमियान में तशरीफ लाए थे। कौन है जी? अनवर इब्राहिम साहब हैं। और उनके जो प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि उनके बादशाह हैं, वो कौन है जी? इब्राहिम सुल्तान। वो भी अनवर इब्राहिम, ये भी इब्राहिम सुल्तान, नाम याद रह जाएगा। ठीक है। यमन पीएम वाज किल्ड इन अपार्टमेंट इन सना ड्यूरिंग द इजरायली स्ट्राइक्स। यमन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर कह लें आप, हूथीज की तरफ से जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था, हूथीज ने, हौसी बागियों ने। ठीक है, तो वो वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसने किया है जी? इजराइल ने उन्हें शहीद कर दिया, उन्हें मार दिया या स्ट्राइक करके। आपको पता है ये जब ईरान की और इसराइल की जंग चली थी तो हूथीज ने ईरान का साथ दिया था, हूथीज ने खुल के इसराइल के ऊपर जंग डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, तो अब जो है इसराइल अपना बदला ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे उसे मौका मिल रहा है ईरान की तरफ से। जब उसे मामला जब स्टेप डाउन हुए, जब क्लोज हुए, तो अब वो जो बाकी अलाइज थे जो ईरान के साथ खड़े थे, आहिस्ता आहिस्ता उन सारों को क्या कर रहा है, वो मार रहा है। तो ये जो है ना, क्या नाम है इनका, ये खबरों में चल रही है चीज़। तो अभी हूथीज ने भी कंफर्म कर दिया इस बात को। अहमद अर्राहावी साहब थे जी प्राइम मिनिस्टर यमन के, जिन्हें 28 अगस्त 2025 को क्या कर दिया गया जी, इसराइल ने क्या कर दिया, स्ट्राइक करके मार दिया। ठीक है जी। हूथीज को लीड कौन कर रहा है इस वक्त? हूथीज का जो मेन लीडर है वो कौन है हमारे पास? अब्दुल मालिक अल हूती। अब्दुल मालिक अल हूती साहब जो है मेन बंदा है जो हूथीज को लीड कर रहा है। यमन का मैप देखें जरा, इसराइल और यमन के दरमियान में देखें, ये हमारे पास यमन है, ये सारा हमारे पास यमन है, और ये इसराइल है, और ये ईरान है। ईरान की जब जंग चल रही थी इसराइल के साथ यहाँ से ऐसे, तो क्या हो रहा था, यमन वाले, देखिए ये दुनिया का सबसे ज़बरदस्त किस्म का रूट है ये वाला, दुनिया की सारी ट्रेड यहीं से होती है। यहाँ हमारे पास जो है आप देखिए बाब अलमंदब बनती है, अलमंदब स्ट्रेट, यहाँ से जहाज़, जितनी भी ट्रेड यूरोप की अमेरिका की होती है इसी रास्ते से होती है सारा। यहाँ से आयल, यहाँ से जो चीज़ भी जाती है, गंदम से लेके अनाज, कपड़े से लेके कुछ भी इस रास्ते से जाएगा, रेड सी से होता हुआ। यहाँ हमारे पास सुएज़ कैनाल है, सुएज़ कैनाल से गुजर के आगे यूरोप और अमेरिका तक जाता है। बरतानिया का माल यहीं से गुजरता है, फ्रांस का माल यहीं से गुजरता है, अमेरिका का माल यहीं से गुजरता है। तो ये मेन रास्ता है जिसे हूथियों ने चोक कर दिया था। ये हूथीज है, हूथीज यहाँ बैठे हुए हैं यमन में, उन्होंने बंद कर दिया था। यहाँ से जो जहाज गुजरे होते थे उस पर अटैक करते थे। इसराइल का भी माल सारा यहीं से जाता है, ये इसराइल के पास सारी ट्रेड जो करता है वो यहीं से करता है। ठीक है, इंडिया, ये ज़्यादातर इंडिया है, ईरान के साथ ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इंडिया, इसराइल का सारा माल। तो यमन के जबरदस्त बंद कर सकती है। ठीक है, तो इन्होंने जंग भी डिक्लेयर कर दी थी इसराइल के ऊपर, यहाँ से बैठ के ये हमले करते थे अफ्रीका से जाके इधर से। अब जब वो मामला क्लोज हो गया ईरान का और इसराइल का, तो अब इसराइल क्या कर रहा है, इनके ऊपर अटैक कर रहा है और इन्हें मार रहा है। तो ये वजह है हूथीज के जो मामला हैं इस तरह से चल रहे हैं। उसी बाकी हूथीज के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, कब से शुरू, 2011 में इन्होंने जो है ना बगावत की थी गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल कर चुके हैं यमन पूरे को। सऊदी अरब भी इनके खिलाफ है, सऊदी अरब भी इनके खिलाफ है, हूथीज के खिलाफ है, ईरान सपोर्ट करता है इन्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है रिसेंटली उसका विनर कौन है जी 2025 का?
तो ये नाम याद रखिएगा जी, जैनाक सिनर। जैनाक सिनर साहब हैं जी इटली से, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया ओपन के विनर। ऑस्ट्रेलिया ओपन बेसिकली क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का सुना होगा आपने, यूएस ओपन का सुना होगा, फ्रेंच ओपन का सुना होगा, विंबलडन कप का सुना होगा। बेसिकली ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम है, टेनिस के सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि ये क्या है जी, अवार्ड हैं। ठीक है, उनके क्या है जी, टूर्नामेंट्स हैं ये। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है सबसे पहले, फिर ये रोनाल्ड गैरस जिसे फ्रेंच ओपन भी कहते हैं, फिर विंबलडन है, फिर हमारे पास यूएस ओपन है। तरतीब भी इनकी यही होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिसेंटली जो विनर है मेन में जैनाक सिनर है 2025 का। वुमेन में हमारे पास मेडिसन कीज है, यूएसए से इनका ताल्लुक है। ये सवाल भी आपका बन सकता है। Which two पाकिस्तानी क्रिकेटर रिसीव्ड सिविल अवार्ड इन 2025 आउट ऑफ 263? 263 लोगों को जो सिविल अवार्ड दिए गए अभी 14 अगस्त वाले दिन, उसमें से 2 जो हैं वो क्रिकेटर भी हैं पाकिस्तान से। वो 2 कौन कौन से हैं, ये सवाल आपसे बन सकता है। तो एक तो शायद खान अफरीदी साहब हैं जी, इन्हें जो है ना जी अवार्ड दिया गया। दूसरा ये सना मीर साहिबा हैं जी, इन्हें दिया गया। मतलब कौन कौन से अवार्ड दिए गए ज़रा देखें। शायद अफरीदी को अवार्ड दिया गया रिसीव द हिलाल इम्तियाज। ये पूछा जा सकता है कौन सा अवार्ड दिया गया, हिलाल इम्तियाज दिया गया। और जो सना मीर है इन्हें दिया गया कौन सा जी, सितारा इम्तियाज। सितारा इम्तियाज सना, ऐसे सना, ऐसे सितारा इम्तियाज। सितारा इम्तियाज किसे दिया गया, सना मीर को दिया गया। जबकि हिलाल इम्तियाज दिया गया किसे जी, शाहिद खान अफरीदी साहब को। ठीक है जी, याद रहेगा। तो ये 2 क्रिकेटर भी थे, बाकी बहुत सारे लोग थे उसमें। नेक्स्ट है जी, विच पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली अवार्डेड बाय टर्की हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड? तो तुर्की का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पाकिस्तान की कौन सी पर्सनैलिटी को दिया गया? तो पाकिस्तान के चीफ नेवल स्टाफ जो थी एडमिरल नवीद अशरफ। पाकिस्तान के जो आर्मी के नेवी के जो चीफ है, क्या नाम है उनका, नेवल स्टाफ जो चीफ हैं नवीद अशरफ साहब, वो गए हुए थे तुर्की और उन्हें क्या दिया गया, तुर्की का सबसे बड़ा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड का क्या नाम है जी, उसका नाम है हमारे पास लीगन ऑफ द मेरिट, उस अवार्ड का नाम है। ठीक है, ये भी सवाल बन सकता है कि तुर्की का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है। खबरों में चल रही है ना चीज़ें, तो न्यूज़ में चल रही होंगी, वही आपका करंट अफेयर है, वहीं से आपके सवाल बनेंगे। इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से भी आपने याद रखना है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल एक दफ़ा आया था पेपर में, इसलिए मैंने डाल दिया। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, यूथ ने क्या किया था जी, मिलकर पाकिस्तान बनाया था। 12 अगस्त के बाद फिर 14 अगस्त आपने याद रखना होता है, पाकिस्तान बन गया था। मैन क्रिकेट एशिया कप 2025 जो है वो शेड्यूल हुआ है कहाँ पे जी, तो इसका जो होस्ट है वो कौन है जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई में जो है ना जो होने जा रहा है। कब से कब तक, 9 से 28 सितंबर 2025 के दरमियान में। 9 से 28 सितंबर 2025 के दरमियान में ये जो है ना जी, बस अभी आप ये देखेंगे किधर होने जा रहा है। होस्ट कौन कर रहा है, हमारे पास यूएई से होस्ट करेगा। ठीक है, ये टैरिफ की जंग चलती रही, आपको बताया, अमेरिका के दरमियान में और इंडिया के दरमियान में। पहले 25% टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, फिर जब इन्होंने बात नहीं मानी तो फिर 50%। अब इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ लगाया ट्रंप ने, 50% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, और पाकिस्तान के ऊपर कितना है, 19%। पाकिस्तान का साउथ एशिया में सबसे कम है टैरिफ लगाया हमारे ऊपर, और इंडिया के ऊपर साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया। इतना तो मेरे ख्याल से चाइना पे भी नहीं लगाया होगा जितना इसके ऊपर लगाया। इसकी वजह यह है कि चाइना, ट्रंप ने कहा कि मोदी को कि वो रशिया से जो है ना जी तेल ले रहा है यूक्रेन वार के बावजूद। ठीक है, क्यों ले रहा है, इस वजह से उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पर पाबंदी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हमारा जो चीज़ें जाएंगी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स वगैरह, उन पर कितना परसेंट, 19% है। मतलब वहाँ सस्ती भी पहुँचेगी हमारी चीज़ें, इनकी महंगी पहुँचेगी, तो मार्केट में एक स्पेस है जो हम गेन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम गेन करेंगे, क्योंकि हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं है। हमारे मसाइल कुछ और हैं, हम उधर कैसे लगे हुए हैं। पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, या पाकिस्तान जो ऐसे स्टेप ले कि हमारे जो स्पेस से है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें टेक्सटाइल के जो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स हैं हम करते हैं जो,
वहाँ मैक्सिमम स्पेस गेन कर सकते हैं, एक जगह बना सकते हैं मार्केट में। इंडिया भी नई मार्केट ढूंढ रहा है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये कौन से नंबर का था? 78 नंबर का है। बस ये इसमें से याद रखना है जो भी हमने मनाया है। रिसेंटली विच कैप्टन शहीद इन वजीरिस्तान? कौन से पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो शहीद हुए वजीरिस्तान में टेररिस्ट अटैक में? तो कैप्टन तैमूर साहब थे जी। न्यूज़ में बड़े दिनों तक चलता रहा ये। तो 26 अगस्त को ये शहीद किए गए हैं और 30 अगस्त को इनकी शादी होनी थी। उनकी शादी प्लान थे ताकि कैसे खूब नौजवान अपनी इस धरती के ऊपर कुर्बान हो रहे हैं। ठीक है, तो कैप्टन तैमूर साहब को जो है ना जी हमें याद रखना चाहिए। ये हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने मतलब है कि अपनी जान दी टेररिस्ट के खिलाफ को, मतलब उसके खिलाफ लड़ते हुए। ठीक है जी, डेट नहीं याद रखनी, बस बंदे का नाम याद रखना है, कैप्टन साहब का नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है या कहाँ पे? ये वजीरिस्तान की बात है। कहाँ की बात है? वजीरिस्तान की बात है। M23 रेबल्स, M23 जो बागी हैं रिसेंटली आइडेंटिफाइड इन न्यूज़ आर एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये बेसिकली जो है ना जी हमारे पास DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है उसके अंदर जो है ना जी ये आप कह लेंगे रेबल्स हैं, बागी हैं। तो जो खबरों में चल रहे थे कौन से मुल्क से इनका ताल्लुक है ये पूछा गया। तो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसका नाम हमारे पास ज़ैर है, ZIR कांगो का। ठीक है जी, तो बस ये अफ्रीका का मुल्क है DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। वी जर्मन माउंटेनियर रिसेंटली डाइड इन पाकिस्तान? तो ये जर्मन कोहपैमा थी जी जो अभी पाकिस्तान में जिनकी डेथ हुई है। तो ये भी न्यूज़ में चला। इनका नाम याद रखना है आपने। इनका नाम क्या है? लोरा दलमीर इनका नाम था। लोरा दलमीर इनका नाम था, जर्मन थी ये। तो ये कौन सी पीक जी? लैला पीक GB के अंदर है। उसे सर करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे ये जिनकी डेथ हो गई, इनकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। इनकी बॉडी को सर्च किया जा रहा है। ठीक है, एक्सीडेंट के अंदर। Who is current चेयरमैन ऑफ वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी? वापटा के जो चेयरमैन हैं तो इनका नाम है जी हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब हैं। इन्हें नया चेयरमैन लगाया गया वापटा का। परेशान होने की बात नहीं है, इनसे जो पहले थे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल मतलब रिटायर्ड ही थे। तो फ्रेश की जगह नहीं है, रिटायर्ड की जगह आपको खुदा हमेशा मौजूद रहती है हमारे पास। तो माशाल्लाह कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी हैं। अभी आएंगे तो पता चलेगा वापटा प्रॉफिट में है या लॉस में है। पिछले जो थे वो तो अपना टाइम बेहतरीन करके गुजार गए, लेकिन वापटा फिर भी लॉस में ही है। और सारे जो पैसे हैं जो गरीब आवाम है उससे निचोड़े जा रहे हैं बिलों की मद में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये मामले चल रहे हैं। तो इनका नाम आपने याद रखना है। पाकिस्तान रैंक्ड एज डैश लार्जेस्ट डेट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां जो डेट्स हैं खजूरें पैदा करने का जो कंट्री है वो डिक्लेयर हुआ है। पहले नंबर पे इजिप्ट है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है, फिर अल्जीरिया है, फिर ईरान है, फिर पाकिस्तान का नंबर है। तो पाकिस्तान का नंबर आपसे पूछा जा सकता है कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उसका टेस्ट लिया गया कौन से सूबे के अंदर ये कारनामा से अंजाम दिया गया? तो पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो है ना 6 अगस्त 2025 को जो है ना जी ये कारनामा सर अंजाम दिया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो है ना जी एक टेस्ट लिया गया। ठीक है जी, तो सूबे का नाम याद रखेंगे आपको। नीचे जो है ना जी आप देखें नारे पाकिस्तान आपको पीछे नजर आ रहा होगा, इसीलिए मैंने तस्वीर लगाई है। Which country become the first Latin American countries to back out from China Belt and Road Initiative? कौन सा लैटिन अमेरिका का पहला मुल्क है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI है उससे वो बैकआउट किया, जिसने वो पीछे हटा विथड्रा किया? तो पहले आपको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ये देखें, ये हमारे पास थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूँ। ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये हमारे पास साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। 2 कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है 2 ही है। यहाँ पे 2 है, वैसे 7 है पूरी दुनिया में। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये 7 है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये कनाडा है, ये USA है, ये मेक्सिको है, फिर यहाँ क्यूबा और बाकी हमारे पास पनामा और बाकी कंट्रीज हैं। 23 मुल्क हैं इसमें।
ये साउथ अमेरिका जिसमें हमारे पास अल्जेरिया है, इसमें अल्जेरिया जिसमें हमारे पास अर्जेंटीना है, जिसमें हमारे पास ब्राज़ील है, जिसमें हमारे पास पेरू है, हमारे पास इस तरह से इक्वाडोर है, वेनेजुएला है। ठीक है, ये सारे के सारे, पेरू है हमारे पास, पैराग्वाय है, यूरुग्वाय है, इक्वाडोर है हमारे पास। ठीक है, ये सारे कंट्रीज हमारे पास साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो लैटिन अमेरिका का कंसेप्ट समझे और सेंट्रल अमेरिका का समझे। अब सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में ये वाले जो कंट्रीज है, देखिए ये वाले 7 रियासतें बनती हैं यहाँ से हमारे पास, जो कि कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो आएंगे किधर, नॉर्थ अमेरिका में ही है। लेकिन सेंट्रल अमेरिका की जो टर्म यूज की जाती है उसका मतलब कॉन्टिनेंट नहीं है। सेंट्रल अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। सेंट्रल अमेरिका की टर्म यूज की जाएगी यहाँ 7 कंट्रीज के लिए। बेलाजी है जिसमें हमारे पास ग्वाटेमाला है, इसी तरह से एल सल्वाडोर है हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास हंडोरस है, निकारागुआ है, पनामा है। इस तरह से ये हमारे पास 7 कंट्रीज बनती हैं यहाँ सेंटर में। इन्हें हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। अब लैटिन अमेरिका की जब बात करते हैं, लैटिन अमेरिका में साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज आ जाएंगे और नॉर्थ अमेरिका के ये सेंट्रल, ये जो सारे हैं सेंट्रल अमेरिका भी शामिल हो जाएगा इसमें, लैटिन अमेरिका। मतलब लैटिन अमेरिका में आप कनाडा को छोड़ दें, अमेरिका को छोड़ दें, चलो मैक्सिको को भी छोड़ दें, 3 मुल्कों को निकाल के दोनों कंट्रीज, दोनों कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज शामिल हो जाएंगे किसमें, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ये टर्म यूज की जाती है लैटिन अमेरिका की। ठीक है, तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पहला जो मुल्क है कौन सा है जी, पनामा है। ये बिल्कुल आपको नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ से ये क्या है, पनामा कंट्री है। अब पनामा कंट्री जो था ये हिस्सा बना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का BRI का 2017 में। लेकिन अमेरिका की तरफ से प्रेशर आया, यूएसए बैठा हुआ यहाँ पे, यूएसए की तरफ से प्रेशर था। ट्रंप आया, आपको पता है, उसने भी कहा कि जी चाइना क्यों पहुंचा हुआ है पनामा में, पनामा कैनाल तो हमने बनाई थी पनामा कैनाल की वजह से। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था पनामा कंट्री के ऊपर, इस वजह से पनामा ने विथड्रॉ कर लिया। उसने कहा जी हमें पीछे हट लो। वो अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया। चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यहाँ से गुजरेगा चाइना का जो रोड, यहाँ से गुजर के ये सारा यूरोप को आगे की तरफ जाएगा। यूरोप है सारा, यहाँ से गुजर के जो है ना जी एक रूट बनाया गया था जहाँ से ट्रेड हो सकेगी, पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का प्लान था। ये चाइना का, ये चाइना आपके सामने, ये क्या रेड कलर में चाइना है। ये एक रूट था जिसे ईस्टर्न रूट भी कहा गया था या पैसिफिक रूट भी कहा गया। पनामा से गुजर के यहाँ से जाना था बाकी मुल्कों को साथ, इसने कनेक्ट करना था। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये ब्राज़ील को भी कनेक्ट करना था इसने, अर्जेंटीना को भी, इस तरह बाकी जो नीचे मुल्क हैं सारे। ठीक है, इसी तरह से फिर यूरोप को, फिर अफ्रीका को, इस तरह से कनेक्ट करना था इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। यहाँ से आप पनामा को याद रखें, पनामा कंट्री जो था इसने विथड्रॉ कर लिया। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट किया, नाम याद रखना जरूरी है, बस डेट शीट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। उनका नाम है हमारे पास वांग यी, खबरों में रहते हैं अक्सर, ये घूमते रहते हैं कभी पाकिस्तान कभी कहीं कभी कहीं। चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाकदार साहब। नेक्स्ट हमारे पास अजरबैजान और आर्मेनिया की जो अभी पीस डील हुई है, ट्रंप ने करवाई है, आपको पता है। तो ये कहाँ पे हुई, अमेरिका में ही हुई है। पहला सवाल ये बनेगा, दोनों को बुलाया गया था। ठीक है जी, ट्रंप ने क्या करवाया जी, दोनों का मुआहदा करवाया। फाइनल जो था वो यहीं पे हुआ है जाके, और दोनों जो जंग थे उसे छोड़ के अमन की तरफ चले गए हैं। ठीक है जी, अगस्त 2025 के अंदर। इसे ज़रा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है जी। यूनाइटेड स्टेट्स होस्टेड द साइनिंग सेरेमनी ऑफ स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट कॉरिडोर एग्रीमेंट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान इन व्हाइट हाउस। ये कहाँ पे हुआ है, व्हाइट हाउस में। सवाल बन सकते हैं कहाँ पे, ये सारी जो साइन करने का जो सेरेमनी थी कहाँ पे हुई, व्हाइट हाउस के अंदर हुई, अमेरिका में। इवेंट वाज अटेंडेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर निकोल, अच्छा आर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर, आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है जी, निकोल साहब हैं जी। और उसके बाद अजरबैजान के प्रेसिडेंट कौन है जी, इल्हाम अलीयव। ये जो थे ये इल्हाम अलीयव हैं, और ये जो हैं कौन है जी, आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल साहब हैं जी। तो आर्मीनिया जो है ये गैर मुस्लिम ईसाई कंट्री है, पाकिस्तान भी इसे नहीं मानता। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये देखिए मैप। अजरबैजान है, ये वाला अजरबैजान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अजरबैजान। अभी जो है ना जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी गए हुए थे अजरबैजान, वहाँ उन्हें अवार्ड भी दिया जा रहा था, तस्वीर में आई थी।
ये भी अजरबैजान है, ये वाला जो येलो कलर में ये वाला, ये भी अजरबैजान है, ये भी अजरबैजान। दरमियान में आर्मेनिया है, दरमियान में ये वाला सारा क्या है, आर्मेनिया है। तो यहाँ पे नगार्नो कराबाख का इलाका है कुछ, जिसके ऊपर जो है ना जी आर्मेनिया की और अजरबैजान की 2020 में जंग भी हुई थी, जंग भी हुई थी। नगार्नो कराबाख का जो इलाका है वो ऑफिशियली जो है वो अजरबैजान का है, यूएनओ के अंदर भी तस्लीम शुदा है कि वो किसका हिस्सा है जी, अजरबैजान का हिस्सा। लेकिन वो आर्मीनिया के कंट्रोल में था, आर्मीनियन लोग रहते हैं वहाँ पे, कौन रहते हैं, आर्मीनियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस पे जंग हुई, अजरबैजान ने बहुत सारा अपना एरिया वापस ले लिया है। तो अब दोनों की जंग बंदी बराबर हो गई थी, वैसे बहुत अरसा पहले करवा दी गई थी। ये दोनों मुल्क जो है रशिया से आज़ाद हुए थे, यूएसएसआर, ये रशिया बैठा हुआ ऊपर, ये भी और ये भी दोनों रशिया से आज़ाद हुए थे। ये क्रिश्चियन मुल्क बनाया गया था और ये मुसलमान मुल्क। तो हम आर्मीनिया को नहीं मानते, पाकिस्तान इसे तस्लीम करता, क्यों, क्योंकि हम अजरबैजान को मानते हैं। ये टर्की है साथ में, तुर्की भी नहीं मानता इस आर्मेनिया को। अब जब ये दोनों जंग बंदी ख़त्म करके और जंग बंदी करके और जो है ना जी अमन की तरफ जा रहे हैं, तो जब अजरबैजान इसे मान लेगा, तुर्की मान लेगा, तो फिर पाकिस्तान भी मान लेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना जी एक कॉरिडोर भी बनाया गया, जिसे ट्रंप कॉरिडोर कहा गया, बल्कि जो है ना यहाँ से शुरू की जाएगी। अब क्या शुरू की जाएगी, अब यहाँ से एक आप ये देखें कि ट्रेन का रास्ता शुरू किया जाएगा टर्की से एक ट्रेन शुरू की जाएगी यहाँ से, जो यहाँ से होती हुई और जो है ना जी और कहाँ तक जाएगी जी, अजरबैजान तक। ये सारा रूट है, सारा बाकू तक जाएगी, बाकू से टर्की तक जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे होके जाएगी, इस रूट को कनेक्ट किया जाएगा। ट्रंप रूट भी कहा गया, इस रूट को क्या कहा गया, ट्रंप रूट भी कहा गया, ठीक है, या ट्रंप कॉरिडोर भी कहा गया। नेक्स्ट है हमारे पास एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो है विल प्रोवाइड $1 मिलियन पैकेज टू बैरक पाकिस्तान। तो बैरक गोल्ड बेसिकली कंपनी है, पाकिस्तान को नहीं देगा एडीबी ये पैसे। एक तो जो है ना जी कितने पैसे दे रहा है ये एडीबी, $410 मिलियन देगा। किसे देगा, ये बैरक गोल्ड माइनिंग कॉरपोरेशन, ये कंपनी है बेसिकली कनाडा की और यूएसए की, शेल्ड। ये पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड है वहाँ से सोना वगैरह, चांदी वगैरह निकालेगी, कॉपर वगैरह निकाल रही है, वहाँ से मुआहदे हो गए। बैरक गोल्ड जो है, ठीक है, किसी कंपनी है ये, कनाडा की और अमेरिका की शेल्ड कंपनी है। तो 410 मिलियन एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देगा। आप क्या करो, यहाँ से पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो रिकॉर्ड का इलाका है वहाँ से कॉपर के जो रिजर्वर हैं, कॉपर को निकालें, ठीक है। तो ये सवाल बना इसमें प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। तो एडीबी की एशियन डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में बनाया। पूछता कब बनाया गया, 1966 में बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला में है। मनीला कहाँ है जी, फिलिपाइन में है। मनीला कहाँ है, फिलिपाइन के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, मनीला में। ये पूछता है एडीबी कब बनाया, क्या काम करता है एडीबी, एशिया की डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है विजिट किया जी रिसेंटली, आपको बताया अमेरिका। इससे पहले भी किया था, ट्रंप से जो मुलाकात की थी वो लास्ट मंथ में हमने कवर कर लिया था। अब इस महीने अगस्त में भी इन्होंने विजिट किया है। तो क्यों किया है, सवाल ये है। वजह क्या थी, क्यों गए, इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया ने बड़ी हवा दी इस विजिट को कि जी आसिम मुनीर साहब जो है ना जी दूसरी दफ़ा जा रहे हैं। पहले तो जब गए थे वो अमेरिका की और ईरान की जो जंग चल रही थी उस दौरान गए थे और उसमें पॉजिटिव रोल प्ले किया था पाकिस्तान ने। तो अभी गए थे आसिम मुनीर साहब। एक तो याद रखिएगा कि उनकी जो सेंटकॉम है, सेंटकॉम सेंट्रल कमांड, अमेरिका की टोटल 6 कमांड है जोग्राफिकली। पूरी दुनिया को इन्होंने 6 कमांड में, मैं बताता हूँ आपको, 6 कमांड में तकसीम किया हुआ है पूरी दुनिया को। उनमें से एक है सेंट्रल कमांड, सेंट कमांड, ये आपको नजर आ रही है पूरी दुनिया का मैप। तो 6 जोग्राफिकली मतलब आपके उनका जो डिफेंस का इदारा है उसने पूरी दुनिया को 6 कमांड में तकसीम कर दिया। उसका एक क्या बना दिया, उसका एक जनरल बिठा दिया उसके ऊपर, जो देख के उसके सारे जो मामला हैं वहाँ पे उसने अपनी आर्मी रखी हुई है, अपनी चीज़ें लेके चल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका ने हमला करना है ना यहाँ ईरान के ऊपर, तो वो क्या कहेगा, सेंट्रल कमांड को ऑर्डर देगा, चलो जी हमला कर दो। यहाँ से आर्मी लेके नहीं जाएगा वो, बात समझ रहे। उसने हमला करना है चाइना के ऊपर तो पैसिफिक कमांड को कहेगा चलो जी हमला कर दो। ऑलरेडी उनकी वहाँ पे प्रेजेंस है, टोटल कंट्रोल है उनका, उसका एक हेड भी बिठाया हुआ है उन्होंने। देखिए इस तरह से हमारे पास ये नॉर्थ कमांड है, ये नॉर्थ अमेरिका को कंट्रोल करता है, जो
साउथ कमांड साउथ अमेरिका को कंट्रोल करता है। EU कमांड है यूरोप को, ये यूरोप है सारा, और रशिया को एक आंख से देखते हैं, वो एक ही बंदा इन्हें डील करता है। और ये हमारे पास अफ्रीकन कमांड है जो कि अफ्रीका को देखता है। इसी तरह से ये येलो कलर में हमारे पास सेंट कमांड है, सेंट्रल कमांड कहते हैं इसे, सेंट्रल कमांड। और ये हमारे पास इंडो पैसिफिक कमांड कहते हैं, या इसे पैसिफिक कमांड कहते हैं, जिसे इंडिया पाकिस्तान इसी में आता है। इंडो पैसिफिक कमांड ही देखती है इंडिया के मामला, पाकिस्तान के, चाइना के, ये साथ में मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सारे। इस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया को 6 कमांड में बांटा हुआ है। अब जो सेंट काम है, आपको पता है सेंट काम, ये अभी जो मसला हुआ है रशिया का, उसका, इसराइल का, और ये ईरान है, ईरान की जो जंग चल रही थी, सारी कौन देख रहा था? सेंट्रल कमांड देख रहा था। और इधर पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ भी और राब्ते में था, ठीक है। तो पाकिस्तान ने अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, तो इसीलिए जब तकरीब हो रही थी उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया कि जी पाकिस्तान ने एक अच्छा हमारे साथ जो है ना कोऑपरेट किया इस सारे मामला के अंदर पॉजिटिवली। तो इसीलिए पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था कि आप आएँ सेरेमनी के अंदर, रिटायरमेंट सेरेमनी के अंदर जो नया बंदा आ रहा है उसके साथ भी जो मामला हैं आपके, ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे कोऑपरेशन के हवाले से। तो सेंट्रल कमांड का जो हमारे पास क्या था, ये चीफ था, वो रिटायर्ड हो रहा था। देखिए जरा, सेंट काम का, सेंट्रल कमांड का जो चीफ था, चीफ जनरल जो थे, उनकी रिटायरमेंट चल रही थी। कौन थे जी? ये नाम पूछा जा सकता है आपसे। माइकल ई कुरिला साहब जो थे रिटायर्ड हो रहे थे, तो उनकी रिटायरमेंट की जो सेरेमनी थी उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है जी? इस वक्त पूछ ले अगर आपसे, करंट जो सेंट काम है, सेंट्रल कमांड जो है उसके चीफ कौन है जी? ब्रैड कूपर साहब हैं जी, ब्रैड कॉपर साहब हैं जी, जो इस वक्त हैं सेंट कॉम को जो हेड कर रहे हैं। बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई अभी तक? ठीक है, तो इसमें सारा वही बताया गया है। वहाँ इन्होंने जाके जो ना जो पाकिस्तान डायस्पोरा था उससे भी बातचीत की, गपशप की, और बाकी और बहुत सारे मामला चले। याद रहेगा इसकी डेट भी, अगर आप याद रखना चाहें तो इसकी डेट वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं। इसमें आपसे बस ये पूछा जाता है कौन सी सेरेमनी में, तो सेंट कॉम के जो चीफ थे उनकी रिटायरमेंट की सेरेमनी थी। क्या नाम था जी? माइकल ई कुरिला। अभी कौन आए हैं? ब्रैड कॉपर साहब। ये 2 नाम याद करवाने के लिए मैंने MCQ डाला है आपको, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन यूज ऑफ व्हाट्सएप एंड गूगल ड्राइव इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? कौन सा मुल्क है जिसने व्हाट्सएप को बैन कर दिया और गूगल ड्राइव को? तो हांगकांग जो है, वैसे ये कंट्री नहीं है हांगकांग जो है इस वक्त चाइना का हिस्सा है। इसके ऊपर बरतानिया का कंट्रोल था 156 सालों तक। ये बरतानिया के अंडर रहा, लेकिन 1997 में सवाल बनता है कब दोबारा से चाइना का हिस्सा बना? 1997 में ये दोबारा चाइना के पास चला गया, चाइना ही इसे अब गवर्न कर रहा है। उन्होंने क्या किया, ये व्हाट्सएप को बैन कर दिया, और इसी तरह से गूगल ड्राइव अमेरिका के है ना ये सारे, आप देखें, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं चाइना वाले अमेरिका की चीज़ें बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। हांगकांग ने रिसेंटली क्या किया, इसे बैन किया हैकिंग शैकिंग से बचने के लिए। आगे चलते हैं जी। विच 2 कंट्रीज मीडिएटिंग हमास एंड इजराइल डील? हमास और इजराइल की जो डील हो रही है उसे कौन मीडिएट कर रहा है? 2 नाम याद रखने आपने, इजिप्ट और कतर। पिछले दिनों सवाल भी बना था पेपर में, PSC के किसी पेपर में सवाल आया था। ये इजिप्ट और कतर जो है ये मीडिएट कर रहे हैं, साथ में अमेरिका भी है किसी हद तक, ठीक है जी। तो ये जो है ना जी, बस ये 2 मुल्कों के नाम याद रखने आपने, ठीक है। ये खबर आई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी। इन दोनों की बात हमास भी सुनती है, इजराइल भी सुनता है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर कंप्लीटेड एज हिस्टोरिक 5-day ऑफिशियल विजिट टू जापान। कौन से सूबे के से चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने जापान जो है अपना 5 दिन का हिस्टोरिक जो विजिट था वो कंप्लीट किया है? तो पंजाब की CM मरियम नवाज साहिबा हैं, जिन्होंने अभी जापान का विजिट किया है। जापान की जो तरक्की है उसे जो है ना देख के वहाँ से मॉडल जो है कोई ना कोई ला के पाकिस्तान में, पंजाब में जो है ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश के लिए ये विजिट था। तो विजिट कौन सी डेट से कौन सी डेट तक था ये आपने याद रखना है। 16 से 20 अगस्त के दरमियान में था, ये डेट आपने याद रखनी है। देखिए बहुत सारी डेट मैंने कहा छोड़ दो, कुछ मैंने आपको कहा कि ये जरूर करनी है, इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। 5 दिन का विजिट था जी, ऑफिशियल विजिट था, और इसमें उन्होंने अटेंड किया क्या जी, वर्ल्ड एक्सपो को। वर्ल्ड एक्सपो की जो है ना जी आप कहेंगे कोई ना कोई समिट हो रही थी। कहाँ पे? ओसाका में। ओसाका आपको पता है जापान का शहर है। इसी तरह से टोक्यो में भी जो है ना बहुत सारी मीटिंग्स थी इनकी, और योकोहामा के अंदर भी बहुत सारी
मीटिंग थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन पंजाब एंड जापान, इनके दरमियान में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनकी थी, जिसके लिए मरियम नवाज साहिबा जो थी तशरीफ ले गई थी जापान। विच कंट्रीज आर मेंबर ऑफ फाइव आइज अलायंस। अच्छा, वो खबर भी चली थी, 16 मिलियन थे, कितने थे, 16 अरब रुपये जारी करने के मरियम नवाज साहब के विजिट के हवाले से सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। वो भी सवाल बन सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कितने मिलियन पैसे जो थे मरियम नवाज साहिबा का जो विजिट था जापान का उसके लिए जारी किए थे, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 5 आइज के हवाले से ये सवाल बनता है आपका। 5 आइज जो हैं ये क्या है, बेसिकली 5 कंट्रीज हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर काम करती हैं। 5 आइज 5 आँखें जो दुनिया को देख रही होती हैं। इसमें कौन कौन सी 5 आइज हैं जी? यूएसए है, कनाडा है, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग का इनका प्रॉपर कोऑपरेशन मौजूद है, एक मैकेनिज्म मौजूद है, ठीक है। तो 5 आइज जो 1941 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए 5 आइज में शामिल है। कौन कौन से कंट्रीज 5 आइज में शामिल है, ये आपका सवाल बनता है, कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। 2 तो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएसए इकट्ठे हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इकट्ठे हैं, 4 दरमियान में यूके यूरोप से, 5 टोटल कंट्रीज हैं 5 आइज में शामिल। इंडिया भी इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था, अब लात पड़ी है तो अब दोबारा चाइना के पास आ गए। तो ये फैसलाबाद में एक नया जो एयरपोर्ट जो है ओपन करने की बात चली है, तो ये खबर थी। तो पूछा जा सकता है रिसेंटली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट होगी बल्कि, तो जी कहाँ पे जो है ना जी एक एयरपोर्ट जो है ना बनाने की डिसीजन टू बिल्ड ऑन न्यू एयरपोर्ट इन फैसलाबाद में जो है ना जी एक नया एयरपोर्ट बिल्ड करने का फैसला हुआ है। बाकी ये सैलाब है हमारे मुल्क में। शराब के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं, जैसा कि तबाही जो हुई है अभी तक, मैं आज चेक कर रहा था 1700 के करीब लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं फ्लड के अंदर, जिनकी डेथ हुई है, और तकरीबन आप देखेंगे $30 मिलियन का लॉस हुआ है पाकिस्तान में, और 33 मिलियन लोग जो हैं वो क्या हुए हैं, जो डिस्प्लेस हुए हैं, इफेक्ट होंगे इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा जो है वो क्या कहेंगे हम, ये फ्लड है। फ्लड के हवाले से आपको पता है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश का भी सवाल आपको यहाँ से बन सकता है। कौन सी गवर्नमेंट का था ये? KPK की गवर्नमेंट का था। KPK के अंदर इमामाबाद डिस्ट्रिक्ट जो था वहाँ पे एक रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट का गया, वो ही गिर गया। उसमें जो 5 लोग थे जो लोगों को बचाने के लिए गए थे, वो भी 5 के 5 मारे गए, ठीक है। इसी तरह से एक और 2 खबर और है इसके अंदर, आप देखें कि करतारपुर कॉरिडोर भी सारा जो है ना आपके सामने पानी से भरा हुआ है। इस तरह से आप देखें कि तो लाहौर के अंदर भी, शादरा के अंदर फ़ौज तलब कर दी गई, वहाँ भी जो है ना जी हालात ख़राब हैं। ये अलीम खान साहब की सोसाइटी है सारी जो डूब गई। जब दरिया के रास्ते में बनाएंगे तो फिर यही होगा ना, ठीक है। इसी तरह से आज की खबर ये आई है कि असिस्टेंट कमिश्नर थे जो कि जो है ना जी कहाँ पे जी, पत्तोकी के असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ गए थे जैसे AC, पत्तोकी के AC थे जो फ्लड की ड्यूटी के अंदर जो है ना जी अपना रोल प्ले कर रहे थे, और उसी दौरान जो है इनकी क्या हो गई है, फ्लड में ये बह गई, इनकी डेथ हो गई। जब आप देखेंगे एक असिस्टेंट कमिश्नर ने कितनी मेहनत की होगी उस बेचारे ने PMS के लिए। तो मतलब इस लेवल के जो अफसरान हैं वो भी फ्लड में जाके लोगों की इमदाद कर रहे हैं और उनको बचाने की, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या देंगे। अब फ्लड के हवाले से ये 5-7 चीज़ें थी जो न्यूज़ हैं हमारे पास। अब देखिए फ्लड आता क्यों है हमारे मुल्क में, अब देखिए इतने अरसे से हम इस मसले को हल क्यों नहीं कर पाए, इतने अरसे से हम इस मसले को हल क्यों नहीं कर पाए। हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है तो मैं देखता हूँ, देखें जरा, चले मैं यहाँ करता हूँ। देखिए एक तो आपको पता है कि डिज़ास्टर है, क्लाइमेट चेंज है, बारिशें जो हैं ज़्यादा हुई हैं इस बार। वो फिक्रा मशहूर हुआ था, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा बारिशें हुई हैं, ज़्यादा पानी आया है, ठीक है। तो अब इस पानी से हम लोग इतने ज़्यादा इफेक्ट क्यों हुए हैं, उसकी वजह क्या है? इंडिया में भी आया है, इंडिया में भी नुकसान हुआ है। देखिए ये हमारे पास एक दरिया है, ये हमारे पास एक दरिया है ये वाला, चलिए इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये हमारे पास एक दरिया है। अब दरिया के अंदर हुआ ये कि पानी जो था वो आहिस्ता आहिस्ता सूखड़ के थोड़ा सा रह गया, ये वाला
ये पानी बनाई मैंने, ये जो लाइन बनाई ना, ये पानी है इतना सा जो है ना जी, क्या रह गया जी, पानी रह गया। बाकी ये जो सारी ज़मीन है ये वाली, ये भी खाली है, ये भी खाली है। अब कई सालों से पानी आया नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी था यहीं पे। अब ये जो जगह थी, अब वैसे इसके दरिया के दोनों तरफ यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या लगाया हुआ है, बंद बनाए हुए हैं, बड़े बड़े मजबूत करके बंद बनाए, क्योंकि यहाँ पे सिटी मौजूद है, मिसाल के तौर पे मुल्तान है, ठीक है जी। ये भी हमारे पास क्या है जी, बंद बना दिया, दोनों तरफ गवर्नमेंट ने क्या किए, बंद बना दिए कि दरिया का पानी बाहर ना निकले। यहाँ हमारे पास सिटी मुल्तान है, ये वाला, ये है जी मिसाल के तौर पे डीजी खान, ये सिटी है। अब बंद बांधने का मकसद ये था कि आबादियों की तरफ पानी ना जाए, जितना भी पानी हो जाए एक दरिया का जो बेल्ट है उसके अंदर ही रहे वो। अब पानी सुकड़ के इतना सा रह गया। अब ये जो सारे का सारा एरिया था, ये वाला कलर चेंज करता हूँ, ये वाला इलाका जो था इसे कहते हैं बेट का इलाका, दरियाई बेल्ट। सारा ये क्या है हमारे पास, दरियाई बेल्ट है, बेट का इलाका जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ जो लोग रहते थे उन्हें गवर्नमेंट ने बाहर जाके ज़मीनें दे दी। उन्हें कहा जी आप यहाँ से छोड़ दें, पानी आता है, सैलाब आता है, तो ये दरिया का पानी, दरिया की ज़मीन है, दरिया का बेल्ट है, तो आप यहाँ से चले जाएं, आपको अल्टरनेट ज़मीन दी जा रही है। तो जो लोग यहाँ पे आबाद थे उन्हें बाहर की तरफ ज़मीनें दे दी गई, वो चले गए, ज़मीनें उन्होंने ले ली, कब्जा कर लिया, बेच दी, या वहाँ पे उनके पास हैं अभी तक, लेकिन उन्होंने कुछ ज़मीनें उनकी यहाँ थी इस बेल्ट के अंदर, उन्होंने वो भी नहीं छोड़ी। वहाँ भी वो क्या कर रहे हैं जी, अपना फसलें उगा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो जब पानी आएगा, मिसाल के तौर पर 5-7 साल से थोड़ा सा पानी इसके दरमियान में से बहता रहा, लेकिन जिस तरह से फ्लड बारिशें हुई, दरिया की ज़मीन है, उसने अपनी जगह घेरनी है दोबारा से, जब ज़्यादा पानी आएगा उसने ये सारा क्या कर दिया, सारा भर दिया। इधर सारे से क्या आया, पानी आया। जैसे इस सारे में पानी आया तो क्या हुआ जी, वो लोग जो यहाँ रह रहे थे उन्होंने चीखना पुकारना शुरू कर दिया जी, हम डूब गए, हम मर गए। अब इसी दरियाई बेल्ट के अंदर आपको पता है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई लाहौर में, दरिया रावी की, आपको पता है हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई, इस पर सारा कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया गया। अब जब पानी आएगा, चाहे वो 10 साल के बाद ज़्यादा आए, वैसे थोड़ा था गुजारा चल रहा था, लोग रह रहे थे, जब ज़्यादा आएगा तो वो अपना सारा बेल्ट दोबारा रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, फिर हम चीखते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं जी डैम नहीं बनाया जी इसलिए फ्लड है। भाई ये जो पानी है ये डैम की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, कितने हज़ार डैम आप बना लें, आप इस सारे पानी को नहीं उसमें रोक सकते। भाई दरिया का बेल्ट है, फिर जो ये हमारे मैदानी इलाके हैं यहाँ डैम किस तरह से बनाएंगे आप, रेत में, मुझे बताएं, वो रुक ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये जो दरिया की ज़मीन थी उसने अपनी रिकवर कर ली। अच्छा, इसके अंदर दूसरा जो हमारा काम किया इंजीनियर्स ने किया। ये जो इंजीनियर है हमारे, इन्हें तो तोप के आगे रख के जो है ना जी उड़ा देना चाहिए। जो हमारे पॉलिसी मेकर थे जिन्होंने पुल बनाए, ठीक है, कैसे देखें, नीदरलैंड में समंदर से सैलाब आता है, समंदर से सैलाब आता है, उन्होंने उसे रोक लिया। हमारे पास दरिया का छोटा सा सैलाब नहीं कंट्रोल होता, क्यों? हमने जब उसका देखा, हमारे इंजीनियर ने क्या किया, हमारे इंजीनियर ने दरिया उन्होंने बनाया इसके ऊपर पुल, जहां से दरिया थोड़ा सा कंजस्टेड था, मतलब उसका जो एरिया था कम था, उन्होंने क्या किया, उसे पहले तो मिट्टी से भर दिया यहाँ तक, इधर से ही भर दिया यहाँ तक, और फिर उसके ऊपर से पुल बना दिया। अब जब हमने क्या किया, इसे आधे को यहाँ से मिट्टी से भर दिया, आधे को यहाँ से मिट्टी से भर दिया, और यहाँ हमने पुल बना दिया अपने पैसे बचाने के चक्कर में छोटा सा। जब वो पानी इधर से आया तो वो क्या होगा, यहाँ से इस तो पुल को उठा के बाहर फेंक देगा। इस पुल को बचाने के लिए जब पानी इधर रुकेगा, इधर लेवल अप होगा, तो ये यहाँ से बंद टूट जाएगा। साफ जरा जो बंद बनाया था गवर्नमेंट ने, वो पानी मुल्तान को डबो देगा, इधर से टूटेगा तो रेला गाजी खान को डबो देगा। मतलब जो जो सिटी साइड पे थे, जब पानी यहाँ से गुजर नहीं पाएगा, उसे गुजरने की या तो हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है उसने पानी रोका हुआ है, या उन पुलों ने जो हमने स्ट्रक्चर बनाए इसके ऊपर, दरिया के ऊपर, वो इतने नाकारा और इतने छोटे बनाए कि जब थोड़ा सा पानी था तब तो वो गुजरता रहा, नॉर्मल चीजें ठीक रही। जैसे ही ज्यादा पानी आया उसने चोक कर दिया, सारा बंद कर दिया। अब वो पानी कहीं ना कहीं तो अपनी जगह बनाएगा, उसके बाद वो क्या होगा, सारे को डबो देगा। तो ये मैं आपको बता रहा था किस तरह से ये मामला खराब हुआ। अब गवर्नमेंट का इसमें क्या काम है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट एक तो वो जो बंद है
उन्हें मजबूत कर सकती है दरियाओं के दोनों तरफ, ताकि आबादी इफेक्ट ना हो, उन्हें मजबूत करना चाहिए था गवर्नमेंट को। दूसरा, जो दरिया का रास्ता है नेचुरल, उसे बहाल करना चाहिए, ताकि दरिया का पानी बगैर किसी रुकावट के सीधा समंदर में जाके गिरे। ठीक है, उसके बाद जो लोग इफेक्ट हुए हैं अभी, तो उसे उनकी दोबारा से बहाली के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्लड के हवाले से था, तो क्लास हम एंड करते हैं। कंप्लीट हो गए हमारे आज के करंट अफेयर। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।